रविंद्र सिंह है और मैं एनआईटीएन हूँ। इससे पहले मैंने एलएन में भी कुछ दिन पढ़ाया है और मैं अनअकैडमी का रेगुलर एजुकेटर भी रहा हूँ। तो अभी मैं सिलचर में हूँ, मैं दिल्ली से हूँ और आप लोग को मैं केमिस्ट्री में हेल्प करूँगा, या आप जेई बेसिस पे हो या नीट बेसिस पे हो या एंट्रेंस या बोर्ड हर बेसिस पे हो। तो चलिए, जो कि केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है उसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसको कि अपन मोल कॉन्सेप्ट के नाम से भी जानते हैं। तो वो अपन रेगुलर ऑफलाइन क्लासेस में शुरू करेंगे। इससे पहले अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, ठीक है। और सबसे पहले जानते हैं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो 11th का सबसे बेसिक पार्ट है, जिसका कि आपने 9th में भी कुछ देखा होगा इसको, जैसे कि एटम होता है, वो टीनी पार्टिकल्स है। तो अपन देखते हैं आज एक अच्छे एडवांस लेवल पे, ठीक है। तो एटम जो है वो सबसे पहले एक ग्रीक वर्ड से बना है। उस ग्रीक वर्ड का नाम है एटोमियो का मतलब है, जनरली पहले इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह की कमी के कारण या उस टाइम सही से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं हो पाते थे, जिसके कारण एक साइंटिस्ट ने बताया, एग्जैक्टली बात है क्या कि एटम का जो कॉन्सेप्ट है वो पहले हमारे वेदास में भी दिया गया है। जैसे कि आपने नाम सुना होगा महर्षि कणाद का। महर्षि कणाद ने अपने एक थ्योरी में बताया था कि किसी भी मैटर का सबसे जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसको अपन एटम बोल सकते हैं, लेकिन उस टाइम इंडिया के पास सफिशिएंट एक्सपेरिमेंट्स या इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होने के कारण ये बात सिर्फ थियरीज में ही अच्छी लगी। उसके बाद एक नया कॉन्सेप्ट आया डेमोक्रिटस का। डेमोक्रिटस के बाद एक नया साइंटिस्ट आया, उसका नाम है डाल्टन्स। एग्जैक्टली डेमोक्रिटस ने बताया था कि एटम सबसे टीनी पार्टिकल है, लेकिन उसके पास भी ऐसा रिसोर्सेस ना होने के कारण डाल्टन्स ने इस चीज को बढ़ावा दिया। तब दुनिया ने जाना कि किसी भी मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो है एटम। अब अपन जानते हैं कि मैटर क्या है। अपन ने 9th में भी देखा है कि एनीथिंग which having some mass and occupy some space, मतलब कि उसके पास मास होना ही चाहिए और समथिंग वॉल्यूम। जैसे कि ये बोर्ड भी, ये भी मैटर है। और ये क्या है, इसके अंदर भी मास है, इसने इतना एरिया जो है वो वॉल्यूम एक्वायर किया हुआ है। सबसे पहले जानते हैं कि इस मैटर का, मतलब ये ब्लैक बोर्ड एक मैटर है, इस मैटर का सबसे जो टीनी पार्टिकल है वो क्या है, एटम। और देखिए एटोमियो का मतलब होता था, पहले के साइंटिस्ट ने ये कहा कि एटोमियो का मतलब जो है वो होता है अनडिविजिबल। मतलब उन्होंने ये कहना चाहा कि जो एटम है वो अनडिविजिबल है, अनडिविजिबल है। मतलब अनडिविजिबल का मैं एक और मतलब ले लेता हूं जिसका नाम है अनकटेबल। जबकि ये शुरू की बातें थे, अनकटेबल ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अपन ने देखा है, उन्होंने कहा कि एटम को अपन नहीं काट सकते हैं, या उन्होंने ऐसा कहा होगा कि किसी भी सब्सटेंस का सबसे छोटा पार्टिकल, मानो कि एक कोई बड़ा सब्सटेंस है, छोटा किया छोटा किया छोटा किया छोटा किया, मतलब लास्ट में कोई ना कोई पार्टिकल ऐसा आएगा जिसको कि अपन कट नहीं कर सकते हैं। मतलब उन्होंने कहा कि एटम कैन नॉट बी कट, पर ऐसा होता नहीं। एग्जैक्टली आपने देखा होगा कि एटम को अपन कट कर सकते हैं, जिसका नाम है न्यूक्लियर फ्यूजन। अभी देखा होगा कि रिसेंट बहुत दिन पहले ही अमेरिका ने नागासाकी और मतलब हिरोशिमा पे न्यूक्लियर फ्यूजन करा के इतना बड़ा मतलब डिस्ट्रॉय किया है उसका लाइफ। इसका मतलब ये है कि अगर आप एटम को ऐसे ब्रेक करना आसान नहीं है। अगर आप एटम को ब्रेक करते हैं तो लगभग उस पे 10⁻⁷ केल्विन का टेम्परेचर रिलीज होता है, जो कि सन के टेम्परेचर के लगभग प्रोपोर्शनल है। और इतना ही नहीं, अगर आपको अपने बॉडी का अगर वाटर वेपर चेक करना हो तो आप ऐसा कर सकते हैं, आप जलेंगे नहीं,
है कि आप इवोपरेट भी कर जाएं। उसके बाद अपन देखते हैं आगे। उसके बाद आता है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का हल्का पार्ट जो था वो 9th में भी था। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स एक ऐसा साइंटिस्ट था कि जिस समय लोग एटम को रिचुअल से धर्म से जोड़ते थे कि आखिर एटम ऐसा होता होगा, ऐसा होता होगा, तो डाल्टन्स ने उस समय बहुत कम ही सोर्स में ये बताया कि इसका पॉइंट है जिसको कि अपन पोस्टुलेट के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये बाद में लॉ बना नहीं, जबकि ये बस थियरी था जो कि बाद में, क्योंकि इसका 3-4 थियरी में 1-2 ही सही है, पर उस टाइम में ये भी बहुत बड़ी बात थी, इसलिए अपन इनके चीजों को याद रखेंगे। सबसे पहला था, इसने कहा कि मैटर के, जैसा कि सबने भी कहा है पहले, मैटर के सबसे छोटे पार्टिकल को अपन एटम बोलते हैं। तो इसका मैं पहला लेता हूं टीनी पार्टिकल्स। हो गया, मैटर क्या है मैंने आपको बताया है। उसके बाद सेकंड इसका जो पोस्टुलेट था वो था कि जैसे कि आप कोई भी एलिमेंट का एटम लेते हैं, मान लीजिए कि A प्लस B कोई एलिमेंट है, अगर उसने आप उसका एटम लेते हैं तो उससे एक कंपाउंड बनता है। सबसे बड़ा बात कि बहुत जगह इसको मॉलिक्यूल भी लिख देते हैं, पर मॉलिक्यूल और कंपाउंड में अंतर है। कंपाउंड का जो होता है ना वो फिक्स प्रोपोर्शन में एक रेशियो आता है, और ऐसा होता है मॉलिक्यूल में भी, लेकिन मॉलिक्यूल का क्या है कि फ्री एग्जिस्टेंस है। पहले ऐसा था कि कुछ जगह पे ये कहा जाता था कि डाल्टन ने ये कहा कि किसी भी एलिमेंट का एटम फिर दूसरे किसी एलिमेंट का एटम अगर आप लेते हैं तो उससे मॉलिक्यूल बनेगा, जबकि ऐसा गलत हो गया। ये बनता है इससे कंपाउंड है, क्योंकि एक बार एम्स 2013 में क्वेश्चन आया था कि अगर अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स इफ वी कंबाइन ए एटम ऑफ एलिमेंट ए एंड बी व्हाट विल यू फॉर्म, तो मॉलिक्यूल बहुत ने मारा, तो मॉलिक्यूल गलत था, ये कंपाउंड था। और सबसे बड़ी बात कि ये कंपाउंड जो है वो एक फिक्स रेशियो में था, जो कंपाउंड था वो फिक्स रेशियो में था। और कंपाउंड फिक्स रेशियो में का मतलब है कि जब भी आप बनाते हैं कंपाउंड या मॉलिक्यूल, वो हमेशा फिक्स प्रोपोर्शन में होता है, मतलब कि ए का कितना मोल बी के कितने मोल से कंबाइन कर रहा है। उसके बाद अपन थर्ड पे आते हैं। थर्ड का जो था ना, उसने ये कहा कि एटम ऑफ सेम एलिमेंट is same and atom of different element is different। इसका मतलब है कि जैसे कि आपने एक सोडियम का एटम लिया, अब आपको बता रहा हूं कि एलिमेंट जो है ना वो एक प्योरेस्ट एटम है। अगर आपने सोडियम का मान लो कि सोडियम लिया और कैल्शियम लिया, आप जानते हैं कि सोडियम में जितने भी एटम होंगे वो एक ही तरह के होंगे, क्योंकि सोडियम जो है वो एक ही तरह का एलिमेंट है। और मुझे मालूम है कि जो एलिमेंट होता है सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ क्या है, एटम है। तो क्या हुआ कि सोडियम के सारे एटम एक ही जैसे होंगे, मतलब इसका पलट के अगर कोई दूसरा एलिमेंट लेते हैं कैल्शियम, तो उसके भी जो एटम है वो एक ही तरह के होंगे। तो चलिए इसका बात ये भी मुझे हल्का हल्का सही लगा, बाद में अपन रिव्यू देंगे कि कौन कौन सा बात सही था डाल्टन्स का। ठीक है, अपन फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं। फोर्थ पॉइंट इसने कहा कि एटम्स कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कैन नॉट बी क्रिएटेड
और मैं अपने तरफ से एक वर्ड और ऐड कर दे रहा हूं जो कि पहले किसी ने कहा था और बाद में इन्होंने भी सपोर्ट किया, अनडिविजिबल, क्योंकि मैंने पहले बताया भी है। तो इसने ये भी कहा कि ना ही एटम को क्रिएट कर सकते हैं, ना ही एटम को अपन डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और ना ही एटम को अपन काट सकते हैं, जो कि बाद में ये चल के गलत साबित हुआ है। पर ये क्यों है, क्या है, इसका रिव्यू अपन थोड़ी देर बाद जानेंगे तो अच्छा रहेगा। उसके बाद अपन 4.5 देखते हैं। इसका 5th जो पॉइंट था वो सबसे अच्छा पॉइंट था। वो था क्या कि atom is a smallest particle which can takes part in chemical reaction। इसका कहने का मतलब था, ये बात सही था और ये बात आज तक सही है कि एटम एक ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। आपने जितने भी केमिकल रिएक्शंस देखे होंगे उस सारे में एटम, जैसे कि आप एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी जो आप लोगों का सबसे फेवरेट एग्जांपल है जो कि अपन 10th में पढ़े हैं, CaCO3 जो कि सॉलिड से CaO प्लस Ca2 ऐसा होता है। तो अपन देख रहे हैं कि ये जैसे कि CaCO3 एक कंपाउंड है, लेकिन वो बना किससे है, एटम से नहीं। फिर आगे जाके ये इस रिएक्शंस को अपन क्या बोलते थे, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, जिससे कि ये ऐसा रिएक्शंस होता था जिसमें कि हीट देके अपन CaO प्लस CO2 में ब्रेक करते थे। अब देखते हैं डाल्टन्स का अपन रिव्यू करते हैं। डाल्टन्स का रिव्यू करते हैं। सबसे पहला कि डाल्टन्स ने कहा कि ये अनडिविजिबल है। मैंने कहा कि न्यूक्लियर फिजन से या मतलब न्यूक्लियर रिएक्शन से एटम को ब्रेक कर सकते हैं, जिससे कि बहुत हाई टेम्परेचर निकलता है। उसके बाद अपन ये देखते हैं कि इसने कहा कि एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। ये भी सही है, मैंने मान लिया। उसके बाद इसका एक चीज गलत था, उसने जो कहा था वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन उस टाइम में ये इतना ही बताया, ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए जैसे कि इसने बताया था कि अगर आप A और B, अगर आप किसी भी एलिमेंट का एक एटम लेते हो और दूसरे एलिमेंट का एटम लेते हो, जब इसको आप कंबाइन करते हो तो क्या बनता है? इसने कहा कि एक कंपाउंड बनता है, कंपाउंड बनता है और ये फिक्स प्रोपोर्शन में होता है, मतलब फिक्स रेशियो होता है, मतलब मोल्स वगैरह क्या है, एक फिक्स प्रोपोर्शन में होंगे। लेकिन जब आप देखोगे, आप अगर 10th में पढ़े होगे, 9th में, तो एक वर्ड आता था पहले, उसका मैं जिक्र करता हूं अभी। उसका नाम होता था आइसोटॉप्स और एक होता था आइसोबार, जो कि एक एटॉमिक टर्म्स है। इसके आगे बहुत सारे हैं। तो अपन देखते थे आइसोटॉप्स, हो सकता है कि आप लोग भूल गए होंगे। तो आइसोटॉप्स क्या था? आइसोटॉप्स ऐसा होता था कि मान लो कि कोई भी एलिमेंट X है, तो उसके जूते पे, ये जूता है उसका, इसके जूते पे अपन क्या लेते थे? एटॉमिक नंबर, और इसके सर पे एटॉमिक मास होता था। ये एक बस साइन था। अब जैसे कि मान लो जैसे सोडियम था, तो सोडियम का जूते पे क्या था? 11, जो कि इसका एटॉमिक नंबर है, और इसके माथे पे क्या है? 23 है, जो कि एटॉमिक मास है। तो अपन ये देखते थे कि जैसे कि आइसोटॉप्स वो होता था, जैसे कि मानते हैं अपन हाइड्रोजन का आइसोटॉप्स लेते हैं, तो हाइड्रोजन का आइसोटॉप्स लिखने के लिए कुछ नहीं करना है, H कर दो। इसमें आइसोटॉप्स में हमेशा जो होता है वो जूता सेम होता है, मतलब 1 1 1 जूता सेम किया मैंने। अब इसका सर को डिफरेंट करो। सर को डिफरेंट कैसे करना है? 1 2 3। अब आपके सामने जो है वो हाइड्रोजन का आइसोटॉप्स पूरा है। इसका मतलब आइसोटॉप्स वो चीज होते थे जो कि
जिनका एटॉमिक नंबर सेम था और एटॉमिक मास डिफरेंट था, लेकिन जब अपन इसको केमिकल रिएक्शंस में यूज करते थे तो क्या है, इनका एक कोई फिक्स मास नहीं है, इनका एक कोई फिक्स प्रोपोर्शन में रिएक्शंस नहीं होता है, क्योंकि इसको अपन बोलते हैं प्रोटियम, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, इसको बोलते हैं ट्राइटियम। प्रोटियम का काम ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ड्यूटेरियम का, अगर आप ड्यूटेरियम को पानी में डालते हो तो वो हार्डनेस ऑफ वाटर के लिए सबसे बड़ा जिम्मेवार चीज है। और थर्ड है, उसका नाम है ट्राइटियम। ट्राइटियम एक पहला बात जानते हैं कि ट्राइटियम जो होता है वो एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस है, जिसको कि अगर आप इनटेक करते हो गलती से भी तो आपका 10 मिनट के अंदर मौत हो सकता है। जिन्हें इसको यूज करते नहीं है, ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर आप इसको किसी भी केमिकल रिएक्शंस में यूज करते हैं तो इनका जो रिएक्शंस होता है वो एक फिक्स मास रेशियो में नहीं होता है। अब अपन देखते हैं, उसके बाद इसने बताया कि एटम सबसे टीनी पार्टिकल है, ये भी सही है। एटम सबसे मैटर का सबसे छोटा वो पार्टिकल है जो कि केमिकल रिएक्शंस में पार्ट लेता है, ये भी सही है। और ये अनकटेबल है, ये बात गलत था। अब आप आगे आप देखते हैं जिसका नाम है थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। ऐसा एटम्स को जैसा हम मानते हो, जनरली मिसकंसेप्शंस ये होता है कि एटम्स गोला होता होगा, ये गलत है। यहाँ इलेक्ट्रॉन होता होगा, ये बिल्कुल भी गलत है। जैसे कि अपन एक एग्जांपल लेते हैं, अपन आज तक बचपन से ये जानते हैं कि जो अपना हार्ट है ना वो पान के पत्ते जैसा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल गलत है। ये परसेप्शंस है जो कि बचपन से सिखाया गया है, पर ऐसा होता नहीं है। जब आप इसको माइक्रोस्कोप से देखोगे तो एक साफ डिफरेंट तरह का पैटर्न होता है। जैसे कि एटम के बारे में भी है कि गोला होता है, ऐसा होता होगा, इस पे इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एटम के बारे में अभी तक मात्र 5% ही खोज हो पाया है। अभी समझ जाओ कि 95% बाकी है। उसके बाद जैसे कि आप देखते होंगे, मतलब अगर आप मेडिकल के एस्पिरेंट्स हो तो अब कभी आप जाओगे मेडिकल कॉलेज में तो आप देखते होंगे एक्सरे मशीन होता है। इस सब एटॉमिक स्ट्रक्चर से मतलब रिलेटेड है और बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। एक्सरे मशीन जो होता है, एक्सरे क्या है? एक्सरे एक ऐसा पार्टिकल है जो कि आपके बॉडी में इंसर्ट हो गए, आपके किसी भी फ्रैक्चर को वो नोटेशन देता है। कैसे? जब भी ये बॉडी में जाएगा आपके तो क्या होता है, ये बोन की डेंसिटी में अपने स्पीड को स्लो करता है। मतलब कि जहां पर आपके बोन सही है वहां पर इसका स्पीड स्लो जाएगा, और जिससे क्या है कि जब आप इसको पेपर पे जब उतारेंगे तो क्या वहां पर डार्क आएगा, और जहां मान लो कि आपका फ्रैक्चर है तो क्या होगा, वो उस इंटेंसिटी पे जाके इस रे का क्या होगा, इतना स्पीड फास्ट होगा कि वहां पर इसका दिखता है, वहां पे उजला आता है और दिखेगा कि हाँ यहाँ आपका बोन फ्रैक्चर हुआ है। जैसे कि आप एक और एग्जांपल मैं लेता हूं, जैसे कि आप मैग्नीशियम के अगर पार्टिकल्स को देखें, जैसे कि अगर आप मैग्नीशियम के पार्टिकल्स को देखते हैं तो एटम इतने छोटे हैं कि अगर दो मैग्नीशियम के बीच का डिस्टेंस अगर 0.6 नैनोमीटर है, 0.6 नैनोमीटर बहुत छोटा मीटर का एक यूनिट है, जिसको कि आप लिख सकते हैं 0.6 इंटू 10 की पावर -9 मीटर। -9 मीटर में कितना छोटा डिस्टेंस होता होगा दो मैग्नीशियम के एटम के बीच में। तो ये भी उस टाइम देखा गया था एक्चुअली। मतलब इसके केस में एटम एक इतना छोटा पार्टिकल है जिसको कि लगभग 55,000 एक्स के रेजोल्यूशन पे देखा गया था कि कैसा मैग्नीशियम दिखता है। मतलब इसको कहने का मतलब है कि ये सब सारे एक्सपेरिमेंट ये प्रूव करते हैं कि एटम इतना छोटा पार्टिकल है जिसका कि अंदाजा लगाना भी मुश्किल है, और बोल देते हैं कि हाँ बहुत छोटा है। अब देखते हैं थॉमसन एटॉमिक मॉडल। थॉमसन एटॉमिक मॉडल जो है, सबसे पहला बात कि थॉमसन ने, और जिसको यहाँ पर डायग्राम वगैरह नहीं दिख रहा होगा या जो मैं लिख रहा हूं वो नहीं दिख रहा होगा,
मैंने नोट्स को अपलोड किया है और आप नोट्स से भी सहायता ले सकते हो। नोट्स में सारी चीज वही है जो मैंने यहाँ पढ़ाया है और वो थोड़ा एडवांस लेवल पे है। तो मैं यहाँ बताऊंगा कि किसके जो बोर्ड्स लेवल है उनको क्या पढ़ना है, जो जेई है उनको क्या पढ़ना है और जो नीट है उनको क्या पढ़ना है। एक्चुअली इसमें बहुत बड़ा है कि एक तीनों एग्जाम का मैंने नोट्स एक ही बार दिया है, इसीलिए अब देखते हैं। थॉमसन एटॉमिक मॉडल। थॉमसन ने कहा, सबसे पहले थॉमसन एटॉमिक मॉडल को समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, आप एक वाटरमेलन का एग्जांपल ले सकते हो। वाटरमेलन में जब आप देखते हो कि वाटरमेलन ऐसा होता है, एक उसमें रेडिश पार्ट होता है, रेडिश पार्ट को रेडिश स्फीयर बोल सकते हो, और उसमें क्या होता है, जो सीड होता है, ऐसा ऐसा करके सीड होता है, ब्लैक ब्लैक। तो थॉमसन ने वही कहा कि जैसे कि अगर आप इसको बाद में प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी जाना गया है, उसने ये कहा कि जैसे कि एक वाटरमेलन है, वाटरमेलन का जो भी रेडिश पार्ट है उसको उसने कहा कि ये एक पॉजिटिव स्फीयर है। मतलब उसने ऐसा कह दिया कि जो एटम है वो कंपोज्ड ऑफ है एक पॉजिटिव स्फीयर के, मतलब ये पॉजिटिव स्फीयर है। और उस पॉजिटिव स्फीयर में जो आपका इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है, एम्बेडेड है। मतलब कि अगर आप वाटरमेलन का एग्जांपल लेते हो तो जो रेडिश पार्ट है वो आपका एक पॉजिटिव स्फीयर है और जो उसमें सीड एम्बेडेड है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। मतलब ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। इसने ज्यादा कुछ ऐसा कहा नहीं है और जो एग्जांपल है वो मैं देखूंगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड। उसके बाद देखते हैं इसका जो सेकंड पोस्टुलेट था वो ये था वो इसका ये था कि एटम जो है वो एक न्यूट्रल स्पेसीज है। न्यूट्रल स्पेसीज का मतलब कहने का मतलब क्या है, न्यूट्रल स्पेसीज का कहने का मतलब क्या है कि इसके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो क्या है, एग्जैक्टली सेम होंगे। एग्जैक्टली बात ऐसा है कि जब आगे पढ़ोगे तो बताऊंगा मैं कि आयंस जो होते हैं वो आयंस फॉर्म ही तब होते हैं जब या तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो या तो इलेक्ट्रॉन का गेन हो। इसी केस में अगर ये न्यूट्रल है मतलब क्या हुआ, जैसे कि थॉमसन ने कहा, इसका मतलब हुआ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, इसका मतलब सीधा है कि इस पे कोई भी चार्ज नहीं है, सेम है। मतलब क्या है, न्यूट्रल स्पेसीज है अभी तक। और थॉमसन का यही जो दो पोस्टुलेट है वो अपने काम का है। चलिए तो हम लोग देखते हैं एक बार रिकैप कि जो कि थॉमसन ने कहा था। तो उसने बस कुछ ज्यादा नहीं कहा, उसने कहा कि एटम जो है वो एक मतलब ये पॉजिटिव स्फीयर से बना है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होते हैं। उसने वाटरमेलन का एग्जांपल लिया, उसने कहा कि वाटरमेलन में जो भी रेडिश पार्ट है वो एक पॉजिटिव पार्ट है और जो उसमें सीड्स है जो वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स मतलब एम्बेडेड है। उसने कहा कि एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है और उसने सही भी कहा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होने की वजह से कोई भी चीज क्या है कि वो न्यूट्रल होता है। तो आज तक का पार्ट यही था। अगर आपको अब जिनको नोट्स मिल चुका है वो नोट्स से देख सकते हो और नेक्स्ट पार्ट जो है वो रदरफोर्ड मॉडल पे आएगा। तो और जिनको अगर नोट्स नहीं मिला है तो उस पे गिवन नंबर है, उस नंबर पे आप कंसल्ट कर सकते हो और वहां से नोट्स परचेज कर सकते हो या आप इंस्टीट्यूट में आके इसको ले सकते हो।